लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, पहले इसकी लीगल लैंग्वेज को पढ़ेंगे, उसके बाद इजी टर्म्स में समझाऊंगी। तो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का, जो इंस्ट्रक्ट करता है कोर्ट को कि आप इंटरप्रेट करो वर्ड्स को और फ्रेजेस को एक स्टैट्यूट के या फिर किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के, उनके ऑर्डिनरी और एवरीडे मीनिंग के अकॉर्डिंग, विदाउट एडिंग एनी एडिशनल मीनिंग्स और अजम्पशंस। ठीक है, जैसे हैं वैसे ही एज इट इज उनको इंटरप्रेट कर दो, उनमें कोई एडिशनल मीनिंग्स या अजम्पशंस ऐड मत करो। तो इजी टर्म्स में इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? इट इंस्ट्रक्ट्स, कौन? लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इंस्ट्रक्ट्स कोर्ट्स to interpret the words and phrases in their ordinary everyday sense without adding any extra meanings or assumption. अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इफ अ लॉ स्टेट्स नो व्हीकल्स अलाउड इन द पार्क, नो व्हीकल्स। ओके, तो लिटरल रूल क्या बोलता है? लिटरल रूल बोलता है कि नो कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स और एनीथिंग एल्स कॉमनली कंसिडर्ड अ व्हीकल कैन एंटर द पार्क। मतलब लिटरल रूल ये बोलता है कि जब बोला है कि नो व्हीकल्स आर अलाउड इन द पार्क, तो व्हीकल के अंदर हमारी ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, बाइक सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो सारी की सारी एंटर नहीं कर सकती पार्क में। ठीक है, इफ समवन आर्ग्यूज दैट अ स्टेक बोर्ड इजंट टेक्निकली अ व्हीकल, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। व्हीकल बोल दिया है तो जितनी भी चीज़ें व्हीकल में इंक्लूडेड होती हैं वो सबके बिहाफ पे बोल रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होगी पार्क में जो व्हीकल के अंदर आती है। तो व्हीकल यहाँ पे क्या है? लिटरल रूल है इंटरप्रिटेशन का। अब अगर बात करें की फीचर्स के बारे में, तो पहला की फीचर है फोकस ऑन प्लेन मीनिंग। कोर्ट जो है वो प्रायोरिटाइज करती है लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशंस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के अंदर जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड किए गए हैं उनकी डिक्शनरी की डेफिनेशंस पे या फिर उनका जो लिटरल मीनिंग है ना, प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग, उस पे फोकस करती है, कोई बाहर से एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंसेस नहीं लेती। ठीक है, सेकंड वही है अवॉइड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, दे रिफ्रेन फ्रॉम रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज पे तो रिलाई करना ही नहीं है, उन पे डिपेंड ही नहीं रहना, सच एज लेजिस्लेटिव की हिस्ट्री या फिर डिबेट्स जो एक मीनिंग को डिफाइन कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है एक स्टैट्यूट के अंदर, तो उन चीज़ों को रिफ्रेन करना है फ्रॉम टेकिंग। थर्ड है रेसिस्ट सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमें गैस नहीं करना, वी डोंट हैव टू गैस कि राइटर्स जो लॉ मेकर्स होते हैं वो क्या सोच रहे थे एक मीनिंग को बनाते समय। हमें जस्ट फॉलो करने हैं स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस जो एग्जैक्टली लिखी गई हैं, जो दी गई हैं, उनको बस एग्जैक्टली एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, दे अवॉइड मेकिंग सब्जेक्टिव जजमेंट्स अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द लॉ मेकर्स और द ब्रॉडर पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट। फोर्थ और लास्ट है प्रिवेंट जुडिशियल एक्टिविज्म। The literal rule aims to ensure that court do not create new laws. Literal rule ये बोलता है कि कोर्ट नए लॉज ना बनाए, नए मीनिंग्स ना बनाए बियॉन्ड वॉट इज एक्सप्लिसिटली रिटन इन द स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है ना उसके अलग जाके कोई नया लॉ ना बनाए और कोई अलग उसके अलग जाके कोई मीनिंग ना फ्रेम करे। ठीक है, देयर बाय लिमिटिंग जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड प्रिवेंटिंग ओवर रीच। मतलब ओवर रीच नहीं करना है कि एक मीनिंग के बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आ जाएं। ठीक है, जस्ट जो लिखा हुआ है स्टैट्यूट में उसको फॉलो करना है। अब बात करते हैं लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की एडवांटेजेस के बारे में। पहला है क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। तो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रमोट करता है प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन लीगल डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रिटेशन। एक क्लियर और ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किनको? डिसीजंस को। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखता है डिसीजन में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप भरा जा रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं है। जो वर्ड्स दिए गए हैं स्टैट्यूट में उनमें क्लैरिटी और सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकंड है लिमिट्स जुडिशियल डिस्क्रिशन। प्रिवेंट करता है जजेस को फ्रॉम इम्पोजिंग देयर ओन व्यूज और बायसेस ऑन टू द लॉ। जो एक लॉ है कोर्ट रूम के अंदर, जो लॉ बनाया गया है उस पे प्रिवेंट करता है कि जजेस आप अपने व्यूज़ इस पे इम्पोज नहीं कर सकते कि आप कुछ भी बता रहे हैं और हम इस पे इम्पोज कर देंगे। जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही हमें बस फॉलो करना है। ठीक है,
थर्ड है रिस्पेक्ट्स लेजिस्लेटिव इंटेंट, कि लेजिस्लेटिव का इंटेंट क्या है उसको बनाने में, जो उन्होंने लिटरल रूल निकाला है किसी स्टैट्यूट का, किसी डॉक्यूमेंट का, तो उसका लेजिस्लेटिव का इंटेंट क्या था इस चीज़ को बनाने के लिए, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं है कि हम उसको खोजने बैठ जाएंगे कि उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। अज्यूम्स दैट द लेजिस्लेटर केयरफुली चोज इट्स वर्ड्स एंड इंटेंडेड देम टू बी इंटरप्रिटेटेड लिटरली, ओके, देयर बाय रिस्पेक्टिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमें रिस्पेक्ट करना है जो उन्होंने बना दिया है। डिसएडवांटेजेस है, फर्स्ट वाली ओवरली रिजिड, इट कैन लीड टू अनजस्ट और एब्सर्ड आउटकम्स इफ अप्लाइड टू स्ट्रिक्टली, अगर इसको हम बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे ना तो अब्सर्ड या फिर अनजस्ट लैंग्वेजेस इसकी निकल के आ सकती हैं, और ऐसी लैंग्वेजेस है जो बहुत ही एम्बिगुअस है और जो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं बाद में जाके, ठीक है। सेकेंड है इग्नोर्स कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड है fails to consider the broader social, historical or political context in which a statute was drafted, which can be crucial for understanding its intended meaning. ये context को ignore करता है, ठीक है, तो बुरी बात है, इग्नोर करता है, क्योंकि अब जो ब्रॉडर सोशल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है ना जिसमें स्टैच्यूट जो है वो ड्राफ्ट किया गया है ना, उसको ये कंसिडर ही नहीं करता है ना। तो जब कंसिडर नहीं करता तो फिर हम अच्छे से इंटेंशन ही नहीं समझ पाएंगे कि उस स्टैच्यूट का मेन इंटेंशन क्या है, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये इग्नोर करता है कॉन्टेक्स्ट, जो डिसएडवांटेज है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का। थर्ड है लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है इसमें, क्योंकि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रिवेंट कर सकता है कोर्ट्स को कि आप नए चेंजेस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। नाउ वील सी कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, व्हेन इट्स अप्लाइड, कब अप्लाई होता है। कोर्ट्स ऑफन स्टार्ट विद द लिटरल रूल एज अ बेस लाइन फॉर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के लिए जो लिटरल रूल निकल के आ रहा है ना किसी भी वर्ड का, किसी भी स्टैच्यूट का, वो बेस लाइन होती है, ठीक है, कि बस ये है तो यही है, स्पेशली व्हेन द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैच्यूट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ओके, जब स्टैच्यूट की जो लैंग्वेज होती है वो क्लियर होती है और अनएम्बिगुअस होती है, जो कन्फ्यूजन्स को पैदा नहीं करती। However, they may consider other approaches, बाकी अप्रोचेस को भी वो कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मिसचीफ रूल आ जाएगा या गोल्डन रूल आ जाएगा या फिर परपोसिव कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एब्सर्ड या फिर अनजस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है, जो बहुत ही मतलब समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब लैंग्वेज एम्बिगुअस होती है या फिर अनक्लियर होती है, तो उस जगह पे लिटरल रूल की जगह पे हम बाकी रूल्स को अप्लाई करेंगे। हाउएवर यहाँ इस केस में, लिटरल रूल के केस में, जो लैंग्वेज होती है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होती है, और अगर लैंग्वेज एम्बिगुअस और अनक्लियर हो तब हम दूसरे रूल्स को, दूसरी अप्रोचेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एक केस लॉ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है व्हाइटले वर्सेस चैपल, 1868 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि A law said it was illegal to impersonate a voter. Impersonate का मतलब होता है pretend to be another person, दूसरे पर्सन की तरह प्रिटेंड करना कि हाँ मैं दूसरा पर्सन हूँ, ठीक है। तो लॉ ने बोला था कि वो इलीगल है कि अगर आप अपने आप को दूसरा पर्सन दिखा रहे हो एज अ वोटर, ठीक है। अ मैन वोटेड यूजिंग अ फेक नेम, एक मैन ने वोट करा बट फेक नेम के थ्रू फेक करा, बट उसने प्रिटेंड नहीं करा कि वो समवन एल्स है, सिर्फ फेक नेम यूज करा। तो कोर्ट ने यहाँ पे रूल किया कि ही हैडंट इम्पर्सनेटेड एनीवन, उसने किसी को इम्पर्सनेट नहीं किया, किसी की आइडेंटिटी यूज नहीं करी, वो ही बंदा था, बस उसने अपना नेम जो है वो चेंज किया। तो law didn't specify pretending to be a different person. Here, the literal meaning of the word impersonate was followed strictly. Impersonate का जो meaning था वो strictly followed किया गया था कि उसका मतलब होता है pretend to be someone else, और इस केस में वो बंदा pretend नहीं हुआ to be someone else, उसने सिर्फ एक fake identity, fake name यूज करा, ओके। तो ये था हमारा लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।